वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 21st क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। काम्पिल मेला, कबीर मेला, कजली मेला और तरकुलहा मेला यूपी के कुछ मेले दिए गए हैं। इसमें फर्रुखाबाद, गोरखपुर, महोबा और संत कबीर नगर लोकेशन दी गई है। तो काम्पिल मेला होता है कंपिल फर्रुखाबाद में, कबीर मेला लगता है संत कबीर नगर इसमें मगहर में, कजली मेला महोबा में, तरकुलहा मेला गोरखपुर में। यहाँ पर 1 4 3 2 ऑप्शन डी में दिया गया है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। यूपी कला और शिल्प महाविद्यालय, यूपी राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी। सभी लखनऊ में है, पहली बात ये जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉलेज, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1911 में। ललित कला अकादमी 1962 में। संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना होती है 1969 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। 1 2 3 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, यही राइट होगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। राम प्रसाद बिस्मिल को यूपी के फैजाबाद जिले में फांसी दी गई थी। सी थारू जनजाति में विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला जो भोज है वो लठभरवा कहलाता है। और ऑप्शन डी ए और सी दोनों करेक्ट हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल यही सही है। तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सरोजनी नायडू, ठीक है, ये दिया गया है इसमें। लेकिन यहाँ पर हाँ, राज्यपाल देखिए कौन थी और पहली महिला मुख्यमंत्री। तो जो सुचेता कृपलानी थी वो पहली मुख्यमंत्री थी और सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई, तो गोरखपुर जिले में दी गई थी, जबकि फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 24वां प्रश्न देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। 38th नेशनल गेम्स 2025 के बारे में कहा गया है। इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में हुआ। इसका शुभंकर मौली था और इसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया और उत्तर प्रदेश राज्य को इसमें 13वीं रैंक दी गई है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 25th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट है, मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन करने के लिए अनुमानित लक्ष्य रखा है। सेकंड है, यूपी बजट 2025-26 में मनरेगा के लिए 5,372 करोड़ रुपए के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। टारगेट कितना रखा गया है, 34 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का, और इसके लिए कितना बजट अलॉट किया गया है,
तो 5,372 करोड़ रुपए। 26 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, बाबर के ही शासनकाल में मियां मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। सेकंड स्टेटमेंट है, सहारनपुर जिले के हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया जाता था। थर्ड है, जहांगीर ने अपने प्रिय हाथी हिरण की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में हिरण टावर का निर्माण कराया था। फोर्थ है, शाहजहांपुर जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित आलमगीरपुर में मकान बनाने के लिए 2 प्रकार की पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। इसमें कौन सा उत्तर सही है? देखिए, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो हिरन मीनार या हिरन टावर का निर्माण है वो अकबर ने कराया था, जहांगीर ने नहीं कराया था। और ये जो दिया गया अगला स्टेटमेंट, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरठ जिला है, ना कि शाहजहांपुर जिला, ये हिंदन नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर में मकान बनाने के लिए 2 प्रकार ईंटें यूज हुई हैं, पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, पहला और दूसरा कथन सही है। 27 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इटावा घराना अपने सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, अजरहा घराना, ये गायन की तान शैली के लिए जानते हैं। सहारनपुर घराना होरी ध्रुपद शैली के लिए जाना जाता है। और कानपुर घराने की शुरुआत नियामत खां ने की थी। कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए, ऑप्शन डी चूज करिए, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए, याद कर लीजिए। इटावा घराना सितार और सुरबहार वादकों के लिए, अजरहा घराना गायन की तान शैली के लिए, सहारनपुर घराना होरी ध्रुपद शैली, और कानपुर घराने की शुरुआत नियामत खां ने की थी। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। सेकंड, ऑस्ट्रेलियाई संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई थी। थर्ड, बोडो, डोगरी, नेपाली और संथाली भाषाओं को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, समवर्ती सूची है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS मैंने बहुत बार आपको ये पढ़ाया है, और यहाँ पर अगर आप गलती कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। यहाँ पर देखिए नेपाली दे दी गई। बाकी सब हम लोग को ठीक लग रहा था कि 2003 है, 92वां संशोधन है, 4 भाषाएं भी जोड़ी गई, लेकिन यहाँ पे ये नहीं ध्यान दिया, नेपाली गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। 29वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है, 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मिथाई की सिफारिश पर प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। मूल रूप से इसमें 25 सदस्य थे। बी है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। और सी है, नंदलाल बोस भारतीय संविधान के सुलेखक थे। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। बताना है सही विकल्प कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दूसरा क्यों गलत है? अगर 1935 का भारत सरकार अधिनियम था तो 1921 में क्यों लागू हुआ? तो ये था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसके प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य हैं वर्तमान में। तो इसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए, भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पहला स्टेटमेंट सही है। 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। तो इनकी सिफारिश पर प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन हुआ। मूल रूप से इसमें कितने सदस्य थे? 25 थे। ठीक है। 1956 में इसकी सदस्यता बढ़ा दी गई। तब कितनी की गई? 30 कर दी गई। सभी 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है। 30वां प्रश्न देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके कोड दिए गए हैं, मतलब उनके जो टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। तो पार्ट 8 दिया गया है, 9 है, 9A है और पार्ट 10 है। केंद्र शासित प्रदेश, नगर पालिका, पंचायतें, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में किसमें प्रावधान दिए गए हैं वो देखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले पार्ट 8 में है। पार्ट 9 में पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं पार्ट 9A में है। ठीक है। 9B भी याद कर लीजिए, सहकारी समितियां हैं। फिर पार्ट 10 है जिसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए दिया गया है। 31 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सही विकल्प चुनना है। पहला है आर्टिकल 301, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
सेकंड है चुनावी सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया था। थर्ड है समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। फोर्थ है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे। गलत क्या हो जाएगा, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों का वितरण है वो 7वीं अनुसूची में है, 7th शेड्यूल में है, ना कि 5वीं में। 32nd क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बताना इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो इनको संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रमाणित कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत के निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही होता है। थर्ड है राजनीतिक दलों को संवैधानिक जो मान्यता है वो 1985 में पहली बार दी गई थी। फोर्थ है 1963 में कामराज योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 33rd क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना, भी हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है। बी है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के लिए महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। सी है 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 34th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें सही विकल्प बताना, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पहले आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। पहला स्टेटमेंट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही दिया गया है। आर्टिकल 224 दिया गया, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, सही दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। और उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनकी पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, दोनों याद रखिएगा। अगला दिया गया 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/4 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ये बताइए स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 ना कि 1/4, 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। 1, 2, 3, 4 करेक्ट है और ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी में, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35th क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत किया था। सेकेंड है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। थर्ड है, ये जो मंडल आयोग है इसका गठन कब हुआ? 1979 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार थी। फोर्थ है, मंडल आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 36th क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। बी है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से 1993 के अधिनियम में संशोधन करके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया, घटा करके माफ कीजिएगा। और फिर है, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। डी है, संसद ने पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा के दौरान पेश किया गया था, तो ये गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी राजमन्नार आयोग के द्वारा, न कि प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। 37 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, सरकारीय आयोग का जो गठन है न्यायमूर्ति SR सरकारिया RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें श्री CB रमन और डॉक्टर KM मुंशी भी शामिल थे। सेकेंड है, केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग बना, पुंछी आयोग, जिसका गठन 2007 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। थर्ड है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी,
दूसरा और तीसरा सही है। देखिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ, तो 9 जून 1983 में हुआ था। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इसका गठन होता है। इसका गठन न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें सदस्य कौन थे, तो सी.वी. रमन थे, ठीक है, और डॉक्टर एस.आर. सेन थे, ठीक है। यहाँ पर के मुंशी नहीं थे, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है 1992 में जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, इसके जरिए से वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। ये पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो एक कथन गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आर्टिकल 331 के अंतर्गत था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ठीक है, लेकिन ये बाद में हटा दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी सारे मतलब ये गलत था, बाकी सारे सही हैं। 39 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। आर्टिकल 50 में इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने संबंधी प्रावधान है। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान है। तो सारे आर्टिकल करेक्ट है, डीपीएसपी इसके दिए गए हैं, ऑप्शन डी होगा। 40वां प्रश्न देखिए क्या है, सूरजमुखी का तेल किडनी रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। सेकंड है नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। भेड़ की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल लोही है और सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल मैरिनो है जो स्पेन में पाई जाती है। नेक्स्ट है ऊपर दिए में से कौन से कथन सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हृदय रोगियों के लिए सही होता है सूरजमुखी का तेल, ना कि किडनी। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है।